हेलो वीवर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे फिर से दो तरीके की वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। एक तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका MCOM में सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यू रचनात्मक प्रबंध, तो उसका क्वेश्चन बैंक जो है कुछ 500 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, तो उसका क्वेश्चन बैंक मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो उसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से ही, तो ये सारे आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। दूसरा, ये वीडियो जो है जो कैंडिडेट्स NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक बना रखा है कि मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉमर्स, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तकरीबन मैंने 50,000 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है आगामी 6-7 महीने में उसमें देने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो उसमें भी ये मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक जो NTA नेट का है, TGT PGT का है, तो उसमें भी अपलोड करूँगा, और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में भी अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम सिलेबस से अकॉर्डिंग चलेंगे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, और वो जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली न्यूज़ देता हूँ। क्या यूनिवर्सिटी न्यूज़ दे रही है, या तो नोटिफिकेशन या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान की न्यूज़ या किसी और न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और दूसरा, सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक यही सब्जेक्ट आपका मेल नहीं रह गया था, बाकी मैं सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर चुका हूँ। आपके 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट ख़त्म है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। 8 पेपर भी चल रहा है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। और आपका जो औद्योगिक संबंध एवं श्रम संनियम का है, उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट में है। और ये लास्ट पेपर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये वाला भी मैं शायद कल तक ख़त्म कर दूंगा, है ना। इसके 4-5 वीडियो बनेंगी और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बस चलिए डिस्कस करते हैं। किसी भी बड़े औद्योगिक संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य वर्णित होता है, वो होता है मिशन। रणनीति प्रबंधन में 7S मॉडल को प्रतिष्ठित कौन सी सलाहकार फर्म द्वारा तैयार किया गया था? मैकिन्से, ठीक है, मैकिन्से। नाइक कंपनी का वीज़ा कंपनी से साझेदारी सहयोग किस रूप का विशिष्ट उदाहरण कहलाता है? तो वो रणनीतिक प्रबंधन का कहलाता है, ठीक है। देखो, अभी जैसे आइडिया और आपका वोडाफोन, ये दोनों भी आपस में VI के नाम से आ गए हैं ना, तो ऐसे ही ये नाइक और वीज़ा भी जो है आपस में इकट्ठी हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल का एक तत्व नहीं है? तो वो है आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति। व्यापार रणनीति केंद्रित है, तो ऑप्शन भी सही है कि कैसे एक फर्म एक विशेष बाजार या उद्योग से प्रतिस्पर्धा करती है। व्यूरचनात्मक अंकेक्षण में भविष्य के संदर्भ में संभावित कमजोरियों में सम्मिलित है, तो तीनों ही सम्मिलित हैं इसमें, कि कमज़ोर स्थिति विवरण, कमज़ोर तकनीकी संसाधन और कमज़ोर वित्तीय साधन, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आप सब ध्यान रखिएगा, जो NTA नेट वाले और PGT वाले खासकर, और NTA नेट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हर साल पूछे जाते हैं, और TGT में तो नहीं पूछे जाते क्योंकि थोड़ा सा इजी पेपर होता है, लेकिन PGT में पूछे जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, तो आप इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। संस्कृति, दृष्टिकोण तथा मानसिकता में परिवर्तन के लिए कॉल करें, तो रणनीतिक प्रबंधन को। BCG मैट्रिक्स में डैश क्षैतिज अक्ष का लेबल है, तो वो है सापेक्षित बाजार शेयर। एक फर्म के शेयर धारकों के लिए मूल्य द्वारा मापा जाता है, तो वो होता है स्टॉक प्रदर्शन और लाभप्रदता। नकद गाय SBU है कि आमतौर पर उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है बहुत सारी
प्रतियोगिता। ध्यान रखिएगा, रणनीतिक विपणन प्रक्रिया है कि कैसे एक संगठन अपने विपणन मिश्रण साधनों को इसके तक पहुंचने के लिए आवंटित करता है। तो होता है लक्षित बाजार। स्थिति विश्लेषण का एक प्रभावी शॉर्ट हैंड सारांश है, तो वो है BCG विश्लेषण। रणनीतिक विपणन प्रक्रिया में एक बार जब आप परिणाम प्राप्त करते हैं तो वह कहलाता है, तो वो कहलाता है नियंत्रण चर। समूहों में भावी खरीदारों को एक करना कहा जाता है, तो उसे कहते हैं बाजार विभाजन। सामंजस्य पूर्ण विपणन मिश्रण में उत्पाद, प्रचार, मूल्य और होते हैं, वो होते हैं संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन। पर्यावरणीय स्कैनिंग रणनीतिक संघर्ष प्रबंधन में किस चरण में होती है? तो वो होती है सक्रिय। कौन सी रणनीतियों का उद्देश्य बाहरी अवसरों का लाभ उठाकर आंतरिक कमजोरी में सुधार करना है? तो वो है WO। BCG मैट्रिक्स SBU के अनुसार एक आकर्षक उद्योग में उत्पाद शामिल है, लेकिन कम बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व निम्न अनुसार किया जाएगा। वो होगा एक प्रश्न चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सी सफल रणनीतियों के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका तीनों ही हैं कि ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य बनाना और प्रमुख सफलता कारकों का शोषण और रणनीतिक फिट बनाना और बनाए रखना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक फर्म अपनी रणनीति के निर्माण और कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है। तो ऑप्शन बी सही है, रणनीतिक प्रबंधन। इनमें से किसको वार्षिक उद्देश्यों को स्थापित करने, नीतियों को तैयार करने और संसाधनों को आवंटित करने के लिए एक फर्म की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए सही है कि रणनीति तैयार करना। डैश वे व्यक्ति हैं जो किसी संगठन की सफलता या विफलता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, तो वो होते हैं रणनीतिकार। प्रतिद्वंदी फर्मों की तुलना में एक फर्म जो कुछ भी विशेष रूप से अच्छी तरह से करती है वह इस प्रकार है, तो वो होती है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? तो वो हो सकता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी में परिवर्तन। 5 कारक मॉडल के अनुसार एक आकर्षक उद्योग में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कि नए उद्योगों को प्रवेश करने में सुगमता। क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता कहलाते हैं एप्ले। पार्श्व संगठन होता है, तो वो होता है उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ के मध्य, ठीक है। नकद गाय SBU है कि आम तौर पर उत्पन्न कर रहे हैं बहुत सारे प्रतियोगी। डैश संसाधनों, कौशल और क्षमताओं में एक सीमा या कमी है जो प्रभावी प्रदर्शन को गंभीरता से रोकती है, तो वो होती है दुर्बलता। निम्न में से कौन सा MOST विश्लेषण का एक पहलू नहीं है? तो वो है संगठन। इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण हितधारक नहीं है जिसे एक संगठन को संतुष्ट करना चाहिए? तो वो होता है प्रबंधक। निम्नलिखित में से कौन से लचीले कर्मचारी हैं? तो देखिए इसमें B और C दोनों ही तरह के होते हैं। एक तो फल लेने वाले भी होते हैं और दूसरा फ्रेंच अल्प्स में काम करने वाले शकी शैलेट स्टाफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, B और C दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संसाधनों का वर्णन है? अचल संपत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त संसाधनों का वर्णन है? सद्भावना और छवि। देखिए अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, तो किसी की इमेज कैसी है, साख कैसी है, गुडविल कैसी है, सद्भावना कैसी है, नेचर कैसा, तो हम महसूस कर सकते हैं, तो वो सद्भावना और छवि है। और मूर्त सिस्टम में हो गया आपका अचल संपत्तियां, है ना, तो वो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो पोर्टर के मूल्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? तो वो है विपणन और बिक्री।
एक आंतरिक निर्भरता किस प्रकार का संगठन है? तो वो है संगठन के भीतर एक जुड़ाव, संगठन के आपूर्तिकर्ताओं के मूल्य श्रृंखला को, ऑप्शन ए सही है, कि अपस्ट्रीम वैल्यू चेन के रूप में जाना जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स में क्षैतिज अक्ष पर पैरामीटर क्या है? तो वो है सापेक्षिक बाजार शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर पैरामीटर क्या है? तो वो है उद्योग का विकास। SWOT का उपयोग होता है ना? तो SWOT का उपयोग सभी जानते हैं। तो पर्यावरण विश्लेषण व कार्यनीति निर्धारण में समामेलित नियोजन होता है, वो दीर्घकालीन होता है। बीसीजी मैट्रिक्स में लाल बिंदु दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कि चयन करें और कमाएं। बीसीजी मैट्रिक्स में पीला बिंदु दर्शाता है, तो वो ए और बी दोनों दर्शाता है कि हार्वेस्ट भी और निवेश और विस्तार करें। तो दोनों ध्यान रखना, 3 बिंदु होते हैं एक्चुअली इसमें, एक लाल बिंदु एक पीला बिंदु। तो लाल बिंदु तो हो गया आपका रेड पॉइंट की चयन करें और कमाएं, पीला बिंदु हो गया कि हार्वेस्ट और निवेश करें और विस्तार करें, और जो एक इसमें ग्रीन बिंदु होता है, ग्रीन पॉइंट, तो वो होता है केवल निवेश और विस्तार करें। बीसीजी मैट्रिक्स में कैश गायों का प्रतीक क्या है? तो वो है स्थिर। बीसीजी मैट्रिक्स में कुत्ते का प्रतीक क्या है? तो वो है आपका पतन। बीसीजी मैट्रिक्स में सितारे क्या दर्शाते हैं? विकास। बीसीजी मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह क्या दर्शाता है? बन रहे विविध। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके 10 नंबर से लेके 16 नंबर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल पीजीटी में, खासकर एनटीए नेट में तो पूछे ही जाते हैं ना। तो प्रश्न चिन्ह जो है वो बने रहे विविध, ये शो करता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्तमान समय में रणनीतिक प्रबंध अनिवार्य है, तो वो होता है खेल कूदों में भी, राजनीति में भी और उद्योगों में भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी भी बड़ी व्यावसायिक संस्था की तरक्की निर्भर करती है, तो वो अच्छे रणनीतिक प्रबंधन पर। वर्तमान समय में बढ़ते वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है, तो वो है कि सुदृढ़ रणनीति बनाकर उन पर अमल करना। प्रबंधकीय कौशल में सुधार भी रणनीतिक प्रबंधन द्वारा ही संभव हुआ है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। डैश योजना प्रक्रिया वह विधि है जिसका उपयोग संगठन समग्र दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों को बनाने में करता है, तो होता है सामरिक प्रबंधन। ठीक है, किसी व्यवसायिक उपक्रम में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो देखिए, उच्च प्रबंध का भी होता है, मध्य प्रबंध का भी होता है और निम्न प्रबंधन का भी होता है। तो सही आंसर है इन सभी का। शीर्ष या उच्च प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं, तो देखिए अध्यक्ष हो गया, जनरल मैनेजर हो गया और चेयरमैन, तो ये सभी सम्मिलित होते हैं। सृजनशील व्यक्तियों में क्या गुण होने चाहिए? तो देखिए अंतर्मुखी, अर्जनशील और लोचपूर्ण, ये सभी गुण होने चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी व्यवस्था पाई जाती है, तो सभी प्रकार के निगमों में होती है ना, बड़े औद्योगिक निगमों में भी, प्रौद्योगिकीकरण वाले निगमों में भी और ऑयल व उत्पादन करने वाले निगमों में भी, तो सभी प्रकार के निगमों में। सामूहिक सौदेबाजी किस पर आधारित है? तो वो है ले और दे पर। ठीक है। डैश हितों और विचारों की कोई तीव्र असहमति या टकराव है? तो वो है एक विवाद। लिखित प्रबंधन लेखा प्रणालियों में से कौन प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी में अपने प्रतिस्पर्धियों से संबंधित डेटा को शामिल करने पर बहुत जोर देता है? तो वो होता है सामरिक प्रबंधन लेखांकन। यह संघर्ष प्रबंधन जीवन चक्र का अंतिम चरण है, तो वह है छवि बहाली। संतुलित स्कोर कार्ड व्यवसाय के डैश दृश्य के साथ शीर्ष प्रबंधकों की आपूर्ति करना है, तो वो है तेज लेकिन व्यापक। संदेश वाहन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7। निम्नलिखित में से किसको पेस्टेल PESTLE का राजनीतिक तत्व माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह मुद्रास्फीति को और ब्याज दर को। ठीक है।
पेस्टिल एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो कार्य करने में मदद करता है ना। तो यह एक आंतरिक विश्लेषण, एक वातावरण जो तेजी से जटिल और अशांत प्रदर्शित करता है, तो वो है नवाचार की गति में वृद्धि। क्षैतिज एकीकरण का संबंध है, तो वो होता है उत्पादन से। और मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख मुद्दा, देखिए तीनों ही मुद्दे प्रमुख हैं, मूल्यांकन के कारक भी, मूल्यांकन की प्रासंगिकता भी और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक डैश का विकास करना एक सपने के भविष्य में वास्तविकता में शामिल होने जैसा है, तो वो क्या कहलाता है? विजन। निम्नलिखित गतिविधियों से जो मूल्य श्रृंखला विश्लेषण की प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो आती है प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास से। विवर्गीय नीतियां कार्यवाही का मार्गदर्शन करती हैं, तो ये कथन किसका है? ये है एडविन बी फिलिप्पो का। डैश को बाह्य रणनीतिक प्रबंधन लेखा परीक्षा भी कहा जाता है। उद्योग विश्लेषण डैश बलों, घटनाओं और संबंधों के बारे में जानकारी का संग्रह और व्याख्या है जो संगठन को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो आंसर है अवसर विश्लेषण। अधिकतम अनुशासन होता है रेखा संगठन में। कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को उनके मूर्त मूल्य के लिए भागों में बेचना कहा जाता है। परिसमापन किसी भी संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य इसके द्वारा वर्णित है, तो वो होता है मिशन। हर्जबर्ग निवासी है, देखिए जो हर्जबर्ग आपने नाम सुना होगा ना, मोटिवेशन में भी प्रेरणा में, तो अमेरिका के निवासी है वो, और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटक में शामिल है या सम्मिलित है। तो देखिए मजदूरी और वेतन या विनियोगों पर ब्याज और बोनस, तो ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टर के 5 बलों के उद्योग आकर्षण का एक बल है? तो वो है आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति। सामरिक प्रबंधन संभालती है, तो वो बाहरी मुद्दों को संभालती है। निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट उद्देश्यों से जुड़े 4 प्रमुख रणनीतिक तत्वों में से एक नहीं है? तो वो है अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में कहीं कहीं R&D लिखा होता है, जिसे एक हितधारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो वो होगा समुदाय बैंक आपूर्तिकर्ता। तकनीकी प्रगति व्यवसायों के लिए कई अन्य मौजूदा शक्तिशाली लाभों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पैदा कर सकती है? तो वो होता है प्रतियोगी। तार्किक कॉरपोरेट रणनीति, लेकिन खराब रणनीति कार्यान्वयन का असर होने की संभावना है, तो वह है संरचनात्मक और शैलीगत दोष। स्थिति विश्लेषण संगठन को जांचने की अनुमति देता है, तो वो दोनों बाहरी और आंतरिक कारक को, ठीक है, बाहरी भी और आंतरिक भी, तो दोनों ही हो गए। संभावित संशोधनों और श्रेणी में वृद्धि के साथ वर्तमान उत्पादों की मार्केटिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है बाजार का विस्तार। वर्तमान युग में बढ़ते हुए उद्योगों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पर्यावरण असंतुलन का खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। डैश एक कथन है कि कौन सा संगठन उस भूमिका को निभाता है जो एक संगठन समाज में निभाता है, तो उसे हम कहते हैं मिशन। जनसंख्या कुल पर्यावरण का एक घटक है, होता है आर्थिक विकास को किससे मापा जाता है? GDP से। सूक्ष्म वातावरण में शामिल है, तो देखिए पब्लिक, बिचौलिए, उपभोक्ता और उपयोग प्रतियोगी। मैक्रो वातावरण में शामिल है, देखिए मैक्रो वातावरण में रणनीति और कानून, ठीक है, ये शामिल होते हैं। मैक्रो पर्यावरण डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष वातावरण भी कहते हैं। मानव जनसंख्या के अध्ययन को डैश पर्यावरण कहा जाता है, तो उसे हम जनसांख्यिकी पर्यावरण भी कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी इंग्लिश में। निम्नलिखित में से किस बुनियादी श्रेणी में व्यवसायिक वातावरण को विभाजित किया जा सकता है? तो होता है आंतरिक और बाहरी। डैश व्यापार व्यवसाय के नियंत्रण से परे है, तो वो होता है
बाहरी। एस्प्रिट डी क्रॉप्स सुना होगा आपने, ठीक है। तो एस्प्रिट डी क्रॉप्स शब्द किस देश से संबंधित है ना। हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स थे तो उनमें से एक रिलेटेड है, तो ये फ्रांस से रिलेटेड है। रणनीतिक गठबंधन कब किया जाता है, तो तीनों ही सिचुएशन ठीक है कि प्रौद्योगिकी ज्ञान को साझा करने के लिए, संसाधनों को साझा करने के लिए और तकनीकी प्रयोगों को साझा करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। खरीदो और बनाओ से संबंधित निर्णय करते समय कौन से घटक ध्यान में रखे जाते हैं, तो लागत घटक, संगठनात्मक क्षमताएं और अनिश्चितता के विरुद्ध सुरक्षा, है ना। तो ये सभी हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो देखिए प्रविधि, मशीनीकृत प्रविधि और मानवकृत प्रविधि, तो ये सभी होती है। टेक्नोलॉजी के चरण होते हैं, तो तीनों ही हैं, साइबर नेट टेक्नोलॉजी, स्वचालित टेक्नोलॉजी और यांत्रिक टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सफल फर्में वे होती हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार ही संगठन की संरचना करती हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है स्टोनर तथा फ्रीमैन ने। सेवा कंपनियों द्वारा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कितने प्रतिशत किसी न किसी रूप में चलाए जाते हैं, 75%। प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, गुणवत्ता प्रबंधन। उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, तो बिल्कुल यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। कार्यात्मक रणनीतियों के प्रकार हैं, तो देखिए तीनों ही है, मानव संसाधन प्रबंध भी है, विपणन प्रबंधन भी है, ठीक है, और सूचना प्रबंधन रणनीति भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सूचना प्रबंधन रणनीति की विशेषताएं, तो जोखिम, संगठन और पहुंच और स्वचालन, तो ये सभी हैं। विभाजन किस तरह की रणनीति है, तो है परिसंपत्ति में कमी की रणनीति। डैश अल्पकालिक मील के पत्थर या बेंचमार्क है जिन्हें संगठनों को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए प्राप्त करना चाहिए, तो होता है लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट रणनीति का एक मान्यता प्राप्त तत्व नहीं है, तो वो है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। विविधीकरण से लाभ होता है, तो वो होता है सी, कि संगठन की कार्यक्षमता में वृद्धि करने में। सामरिक प्रबंधन संभालती हैं, तो वो सभी बाहरी समस्याओं को संभालती हैं। कौन सी रणनीति बाहरी अवसरों का लाभ उठाकर आंतरिक कमजोरी में सुधार लाती है, तो वो नई तकनीकी ज्ञान देकर। फर्म द्वारा वार्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वो रणनीति का सही ढंग से संचालन करना। तो ये व्यूअर्स, ये आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये 4-5 इसके पार्ट बनेंगे, तो हर एक पार्ट में मैं लगभग 100 या 110 क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो 500 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हैं, तो लेकिन मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।